हेलो दोस्तों, अभय डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी DWCA सीरीज मतलब डिकोड वीकली करंट अफेयर सीरीज बाय अभय डिफेंस का आज सेकंड वीक है नवंबर का। और आज हम इस सीरीज में आपके 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक जितनी भी न्यूज़ेस थी हमको कवर करेंगे। ये वीडियो पहले आने वाली थी, मतलब ये 15 टू 16 नवंबर के आसपास आने वाली थी, बट वही है, थोड़ा सा मैंने जैसे बताया था, एक बार मैंने इन्फॉर्म किया था कि टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे थे, मतलब जिसमें एक्चुअली जहां हमें लाइव होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको लाइव प्लान किया था और जिसके थ्रू लाइव होना था, तो वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम अभी हम लोग मैनेज कर रहे हैं और वो थोड़ा सा रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो जैसे ही रिजॉल्व होगा तो हम फिर इसको लाइव भी करेंगे। तो मैंने सोचा अब लाइव वो टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा टाइम लगेगा रिजॉल्व होने में, और तब तक इसको डिले ना किया जाए, इस वीडियो को रिकॉर्डेड ही दे दिया जाए। तो इसलिए इस वीडियो को हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं। जैसे ही वो चीजें सॉल्व आउट होंगी, रिजॉल्व होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लाइव लेके चलेंगे। ठीक है, तो तब तक रिकॉर्डेड से काम चलाते हैं। ठीक है, मेरी भी बड़ी इच्छा है लाइव ही पढ़ाने की, लेकिन वह है ना कि थोड़ी सी मेरे केस में ये चीजें चलती हैं कि एक्साइटमेंट जब होती है ना, तो चीजें वैसी होती हैं कि जल्दी वो होती नहीं है। होता नहीं है रोड़ा, तो उनके आगे रोड़ा आता है, तो थोड़ा सा रोड़ा यही है। लाइव में थोड़ा सा रोड़ा आ रहा है बीच में हमारे आगे, टेक्निकल ग्लिचेस, और उनको रिजॉल्व करने में थोड़ा सा टेक्निकलिटी लगती है, तो वो हमें थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा सा लग रहा है। मुझे कोई शाइनेस नहीं है उस चीज को रिवील करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं, ये हमारी DWCA सीरीज है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर का CAPF, सीडीएस एंड CAPF स्पेशली, इनमें करंट अफेयर का नेचर पूरी, और इस बार शायद अटकैट में भी यही पॉसिबल है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनका नेचर पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। CAPF में तो डीप पूछा है, ठीक है, और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी पूछा है। ठीक ठीक है, तो इस तरह के करंट अफेयर के नेचर को देखते हुए, जिस तरीके से करंट अफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, सेक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमने इस सीरीज को बनाया है। ठीक है, सीरीज में भी इस बार करंट अफेयर के क्वेश्चन ने पूरी तरीके से समझ लीजिए लोगों को सरप्राइज कर दिया है। एक्चुअली अगर वो दो जिन्होंने सीरीज 125 का देखा होगा पेपर, तो उनको वहां पे साइन दिख गया होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब वो समय गया जब सीडीएस में जो आपके पीवाई जो करंट अफेयर के सेक्शन होते थे, उसमें वन लाइनर करंट अफेयर आती थी। अब वो टाइम गया, अब वो एक ही क्वेश्चन में आपसे 3-4 न्यूज पूछ रहे हैं, प्लस ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो एक ही क्वेश्चन पे एक ही न्यूज पे आपसे बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन 4 स्टेटमेंट में मांगे ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज CAPF में तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन इस बार CAPF में इससे और आगे बढ़ गए वो लोग, मतलब CSC लेवल की चीजें वो लोग भी पूछने लगे हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है ना, ये सीरीज इन दोनों प्रॉब्लम को रिजोल्व करती है। आप जब देखेंगे तो हमने क्या किया है, एक्चुअली सीडीएस और CAPF में क्या लोगों का माइंडसेट चलता है कि भाई एक कुछ लास्ट में कुछ कंपाइलेशन हमें मिल जाएगा जो 20 से 30 पेज उसका होगा, उसको पढ़ लेंगे और हमारा करंट अफेयर हो जाएगा। नो, आप खुद देखिए इस सेक्शन का जो वेटेज है, आपको पता है कितना वेटेज है? 18 क्वेश्चन प्लस वेटेज है, चाहे वो सीडीएस हो और चाहे CAPF हो। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, और एनडीए में भी कुछ ऐसे ही वेटेज है। ठीक है, एनडीए में तो क्वेश्चन थोड़ा सा वो गैर जीएटी का पूरा रहता है, तो यहाँ नंबर थोड़े से कम है, लेकिन वेटेज का परसेंटेज सेम वही लेगा, निकलेगा। ठीक है, तो इतना वेटेज रहता है, और इस वेटेज को आप कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हो? 30 से 40 पेज की पीडीएफ में। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में आप क्या करिए, और देखिए ये करंट अफेयर अगर आप डेली वीकली अच्छे से करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, आप करंट इवेंट से कनेक्टेड रहोगे। आपके इंटरव्यू जो CAPF में होता है, या SSB जो आपके एनडीए और सीडीएस में होता है, इनसे भी आप, इनके लिए भी आप, होता नहीं है कि आप प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि वहां पे करंट इश्यूज पे डिस्कशन बहुत होता है और क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो आप कनेक्ट रहोगे। और ये हमारी ये सीरीज बना ही ऐसे गई है कि हम पर्टिकुलर न्यूज पे जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं शॉर्ट में, क्रिप्स में आपके लिए खोल देते हैं, उसका बेसिक भी और उसका करंट भी, और क्या उससे आगे हो सकता है। ठीक है, वो सब चीजें हम करते हैं, और बहुत क्रिप्स है। अब आप ये देखेंगे, अब ये इतने दिन का है, 7 दिन की न्यूज है, और 7 दिन की न्यूज को हमने ये ऑलमोस्ट हमने किया इसको, अगर ये शुरुआत के कंटेंट वाला ये 3 पेज अगर हम हटा दें, ये 2 पेज अगर हम हटा दें, तो ऑलमोस्ट ये 8 पेज की पीडीएफ है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा।
ठीक है, तो 2 पेज अगर हटा दें तो ये 5 to 6 पेज का ही है, लास्ट वाला पेज तो आधा ही है, 5 to 6 पेज का ही है। मतलब एक वीक में 5 से 6 पेज का ही वर्क कंटेंट है न्यूज़ का आपके। और आप अगर हमारी इस मैगज़ीन को, ये जो हमारी मैगज़ीन है, अगर इसको आप फ़ॉलो करोगे तो 1 मंथ में 4 वीक होते हैं, तो 5 चौको 20, मतलब 20 पेजेज़ हो जाएँगे। और 6th मंथ का करंट अफेयर सीडीएस, एनडीए और एफकेट में आता है, ठीक? आप जब 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 120 पेजेस। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 120 पेजेस अगर आपने कंटिन्यूसली जैसे जैसे वीक आता जा रहा है आप रिवाइज करते जाएंगे, बैक का भी और चलते भी, तो एग्जाम के टाइम पे आप हरी नहीं करोगे कि इधर से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उधर से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो। एक कंटेंट से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, और हम इसमें क्वेश्चन भी देंगे आपको, ठीक है? तो हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको ये सब चीजें देखनी है, ठीक है? और सीएपीएफ वालों के लिए तो उन्हें पूरे 11 महीने का ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? 11-12 महीने का, और यहाँ पे भी हमारा कंटेंट इनफ है, ठीक है? तो आपको ये देखना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभ्यासक डिफेंस की तरफ से ये प्रिपेयर्ड है, ठीक है? और ये हमारी तरफ से नोट्स हैं आपके लिए, इस चीज़ को ज़रूर रीड कीजिएगा, ठीक है? और चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हमारे चैनल में विजिट कीजिए, आपको हमारा फ्री ज़िप बैच चल रहा है, ठीक है? सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग नए हैं उनको बता दें कि इस बैच में हम क्या कर रहे हैं, सीडीएस एंड सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 के हैं उनके लिए पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है? और उसमें मैथ ऑलमोस्ट चल रही है, इंग्लिश थोड़ी सी स्लो है, वी विल ट्राई कि हम उसे और फास्ट करें। जीएस में पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है? तो धीरे-धीरे हम चीज़ें सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं, ठीक है? और सीएपीएफ में पेपर 2 को हम जैसे ही सीडीएस फिनिश होगा या सीडीएस का इधर फेब में हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जुलाई तक पेपर 2 को ही करेंगे, तो हमारे पास 4 से 5 महीने इधर पेपर 2 के लिए होंगे, तो हम चीज़ें सारी करेंगे, ठीक है? तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसमें आपको एसएफजी ग्रुप्स मिल जाएंगे, एसएफजी ग्रुप्स फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ, ठीक है? और एनडीए का भी मिलेगा आपको, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज। तो ये हमारी डीडब्ल्यूसीएस सीरीज है, ठीक है? इसको प्रमोट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए इसको, हम भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? और ये सेकंड वीक है नवंबर का, ठीक है? तो पहली न्यूज़ ये है कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली डेनमार्क ने अनाउंस किया है कि वो लोग अपने यहाँ जो उनके छोटे बच्चे हैं, मतलब अंडर एज 15, उनके एक्सेस को सोशल मीडिया तक रोक रहे हैं। मतलब उन बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाया जाएगा। तो डेनमार्क में ये हुआ है, और ये डेनमार्क अकेली कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कर चुका है, और अंडर 15 नहीं, उसने अंडर 16 एज के लोगों के लिए किया है। अंडर 16 मतलब 16 साल के अंदर के जितने भी बच्चे हैं उन पे बैन है कि वो मोबाइल का यूज, ठीक है, नहीं करें। सिमिलर बैन वर पुट इन प्लेस फॉर द चिल्ड्रन अंडर 16, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में अर्लियर किया गया था, ठीक है? और इम्पोजिंग अ फाइन ऑन प्लेटफॉर्म फॉर नॉन कंप्लायंस, और जो भी प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर इसको इस कंप्लायंस को अगर फॉलो नहीं करेगा तो उन पे बैन लगाया जाएगा। अगर वो लोग इन बच्चों को अकाउंट बना देंगे, इन बच्चों का अगर अकाउंट बना देंगे तो उन पे फाइन लगेगा, ठीक है? तो अंडर 16 एज का अकाउंट नहीं होगा, ठीक है? तो नवंबर 7 में डेनमार्क गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट की बैन करेंगे सोशल मीडिया फॉर अंडर एज बच्चों के लिए, ठीक है? अब दूसरी न्यूज़ ये है कि एक क्रिसमस आइलैंड है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज़, इस न्यूज़ से आप क्वेश्चन खुद रेज़ कर सकते हो कि ऐसी कौन-सी कंट्री थी जिसने रिसेंटली में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने सोशल मीडिया पे बैन लगाया अंडर एज। तो आपको याद रखना है डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी कंट्री थी। तो किस अंडर किस एज में लगाया, तो ये भी याद रखना है कि एक ने 16 और एक में 15, ठीक? क्रिसमस आइलैंड पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्रिसमस आइलैंड इसमें न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि गूगल ने प्लान किया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा बनाने के लिए, ठीक है? अब ये आइलैंड किसका है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि ये आइलैंड, क्रिसमस आइलैंड किसका है? क्योंकि आइलैंड पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये आइलैंड न्यूज़ में है और बहुत समय से न्यूज़ में था, ठीक है? ये क्रिसमस आइलैंड है, ठीक है? क्रिसमस आइलैंड है, आई होप कि आपको दिख रहा है। ये क्रिसमस आइलैंड है, और ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के नियर है, इंडियन ओशियन में, ठीक है? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के नियर है, ठीक है? साथ में उसके बगल में क्या है? कोको आइलैंड है, ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। तो क्रिसमस आइलैंड किसका है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का है, नंबर 1। यहाँ पे क्या होने जा रहा है, क्यों न्यूज़ में है? गूगल अपना प्लान कर रहा है यहाँ पे लार्ज आर्टिफिशियल डाटा बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पे। इन दो चीजें ये न्यूज़ में आ सकती हैं, और पेपर में इससे आ सकता है। इसकी लोकेशन पूछ सकता है कि कौन से ओशियन में, तो कह देगा क्रिसमस ओशियन पैसिफिक ओशियन में है, तो नहीं, ये इंडियन ओशियन में है, ठीक? कह देगा कि इसमें इंग्लैंड का ये आइलैंड इंग्लैंड का है, नहीं, ये आइलैंड किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। कह देगा ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के नियर है, नहीं, ये वेस्ट कोस्ट के नियर है,
ठीक है, वेस्ट कोस्ट के नियर है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन रेस करने हैं। जब आप क्वेश्चन रेस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जब आप खुद पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन रेस करते करते पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया होने लगेगा कि हाँ, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड से इतने वो दूर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और निक नेम इसका गैलापागोस, जो गैलापागोस है इंडियन ओशियन का, ये कहा जाता है। अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम मैंने जैसे बताया, ये जितनी भी मैंने दे रहा हूँ ना, ये सारी न्यूज समझ लीजिए ट्रेंड में थी और ये सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से ही कहीं आएगा। आई एम अगेन क्लेमिंग की 60 to 70%, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इतना इसका एक्यूरेसी रेट होगा। आई एम क्लेमिंग, ठीक है। एग्जाम में कीजिएगा, नहीं आएगा बताइएगा। स्पेशली सीडीएस, एनडीए, एफ कैट एंड सीएपीएफ, इन सभी में, अदर एग्जाम में भी ये वर्क करेगा, ठीक है। कोई भी हो आपके पास में, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इसे सजेस्ट कीजिए, डीडब्ल्यूसी सीरीज, ये हर एक एग्जाम में वर्क करेगी, ठीक है। इंडियन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जैसे मैंने बताया कि स्कीम्स न्यूज में रहती हैं और स्कीम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूपीएससी के आप जाके सीडीएस का पेपर उठाइए या सीएपीएफ का पेपर उठाइए, आपको स्कीम्स दिखेंगी। स्कीम्स पे, सीडीएस पे तो पर्टिकुलरली 3 से 4 क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। सीएपीएफ में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आता है सी स्कीम पे। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम क्या है भाई? इस प्रोग्राम में क्या है कि गवर्नमेंट लैंड के जो रिकॉर्ड है ना, उनको मॉडर्नाइजेशन करेगी, उनका उनका मॉडर्नाइजेशन करेगी। क्या करेगी? उनका उनका मॉडर्नाइजेशन करेगी। क्या करेगी? उनका मॉडर्नाइजेशन करेगी, लैंड रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन करेगी, ठीक है। मतलब जो हमारी जमीनें होती हैं उनके रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन करेगी। तो मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? तो डिजिटल है, तो मतलब डिजिटली उनको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा। पहले पेपरों में किया जाता था, अब उनको डिजिटली किया जाता। तो कब स्कीम आई? तो ये स्कीम न्यूज में थी। तो याद रखिए, ये स्कीम कब लॉन्च की? 2016 में लॉन्च की गई, ठीक। स्कीम कब लॉन्च की गई याद, आपको याद रखना है, क्योंकि जल्द ही अगले साल ही इसके 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2026 में से 10 साल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। बाई रिवैम्पिंग द नेशनल, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर 2026 में भी लगने वाले हैं और उनमें ये 10 साल होने वाली स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट, और ये स्कीम गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, इसलिए इसके पूछने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। और वह वैसे भी ये न्यूज में थी, वैसे भी ये न्यूज में थी, तभी मैंने ये यहाँ पे लेके आया हूँ। मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है। और कौन सी स्कीम है? तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये पूछ लेते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये याद रखिएगा आपको। तो ये याद रखना है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम क्या है? तो रिप्लेस वही मैनुअल स्क्रिप्ट जो लैंड की है उनको हटा करके डिजिटाइजेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनमें थोड़ा सा यहाँ पे हिंट, मतलब स्कीम ये क्या क्या करेगी और डिटेल में। राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब लोगों के जो लैंड का जो राइट है, क्योंकि लैंड, अगर आपके पास लैंड है तो आपके पास उसका कुछ राइट्स होगा ना, तो उस राइट्स का ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक, ये काम ये लोग कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब राइट्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं डिजिटाइजेशन से, कि किसका क्या राइट्स है, किस लैंड पे कितना राइट है। फिर उसको कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं उस डेटा को। मैप का डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर एरिया में ये है तो उसका मैप बना ले रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे ये लैंड है और ये लैंड क्रॉप में यूज है, ये लैंड रेसिडेंशियल है, ठीक है, और ये लैंड कॉमर्शियल है। तो ऐसे उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर। और फिर वो पर्टिकुलर लैंड किसके पास है तो उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी रख रहे हैं, और साथ में इसी लैंड का कंप्यूटराइजेशन भी कर रहे हैं डेटा का, ठीक है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम भी बनाया जा रहा है, सर्वे भी किया जा रहा है और रजिस्टर ऑफिस भी है। तो ये सारी चीजें इसमें की जा रही हैं इस स्कीम में, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब वही एक न्यूज बहुत चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दिया है कि रिमूव किया जाए सारे स्ट्रे डॉग्स को फ्रॉम द की पब्लिक स्पेसेस। तो की पब्लिक स्पेसेस होते हैं जैसे जहां पे जनता लगभग रहती है, तो वहां से इन डॉग्स को हटाया जाए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं। ये न्यूज तो इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता, बट हाँ यूपीएससी ये जरूर पूछेगा, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दिया जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड किया है, क्योंकि इस पे ये बोल रहा है कि एससी नोटेड दैट द रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ द डॉग बाइट्स, मतलब जो डॉग बार बार लोगों को काटते हैं वो एक की पब्लिक स्पेसेस में नॉट मेरली अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये केवल पब्लिक हेल्थ के सामने चैलेंज नहीं है, बट मैटर ऑफ ह्यूमन सेफ्टी अंडर द आर्टिकल 21। और आपने में से जिसने हमारी पॉलिटिकल की वीडियो पे लेक्चर देखे तो उन्हें पता है कि आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे है। किस पे है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे है। तो राइट टू लाइफ है, तो भाई अगर लाइफ का है तो यहाँ पे डॉग्स के काटने से आपको रेबीज होती है, तो आप फिर उसको आप लाइफ पे आपके चैलेंज है ना, केवल की पब्लिक हेल्थ चैलेंज ही नहीं है, ये ह्यूमन सेफ्टी के आगे भी चैलेंज है, ठीक है। और अगर ह्यूमन सेफ्टी आगे चैलेंज है, लाइफ के आगे चैलेंज है, तो फिर वो आर्टिकल 21 में आ जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको राइट टू लाइफ में अनाउंस कर दिया है, तो बस ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि राइट टू लाइफ में ये इंक्लूड हो गया है, ठीक है। चलिए याद कर आगे चलते हैं। इंडिया सेट टू ज्वाइन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है, बस खाली आपको इतना याद रखना है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ये एक ब्राजील की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, और भी कौन से फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल एरिया के फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और भी फॉरेस्ट ट्रॉपिकल के। तो एक ये फैक्ट बहुत याद रखिएगा, एग्जामों में बहुत जाता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर करता है ओनली 7% ऑफ द अर्थ सरफेस, 7, बट होल्ड करता है 50% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, मतलब 7% पूरे अर्थ का केवल 7% ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, लेकिन ये 50% बायोडाइवर्सिटी को होल्ड करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और आपके जो नॉर्थ ईस्ट में हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, ठीक है। तो उनमें से है वेस्टर्न घाट्स हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही कंसिडर किया जाता है, बाकी कॉन्गो का जो फॉरेस्ट है और ब्राजील का जो अमेजन फॉरेस्ट है, ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही आते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब जब ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, साथ में इन्हें बायोडाइवर्सिटी भी मिलती है, साथ में ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, 7.6 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से हमारे लिए फाइटिंग में मदद कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए लिखा है, हेल्पिंग द ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, तभी तो ब्राजील ने एक फैसिलिटी बनाई है ना, मतलब एक ग्रुप बनाया है जो लोग काम करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनको और उनके डिफॉरेस्टेशन जो है उसको रोकने के लिए और एफॉरेस्टेशन करने के लिए, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को काटना, ठीक है, और एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को लगाना, मतलब पेड़ों को लगाना, ठीक है। अबाउट इट्स ग्लोबल फंड, ठीक है, ग्लोबल फंड बनाया है, ठीक है, और कब बनाया है? COP30 में, जो अभी ब्राजील में चल रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि COP30 कहाँ पे हुआ है? COP30 ब्राजील में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्राजील में है, फॉर प्रोवाइडिंग दी लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, ज्यादा बताने लायक नहीं है। अब अदर इनिशिएटिव जो लिए गए हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, एक बोनस चैलेंज है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बाई 2030 तक आपको 350 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को लगाना है, ठीक है, फॉरेस्ट को लगाना है, और साथ में जो लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो रहे हैं, उनको बचाना है, ठीक है। अब ये UN रेड प्लस है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए ये सारे जो स्टेप्स हैं बहुत न्यूज में रहते हैं, तो आपको हल्की सी ब्लर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, और जब ब्लर इन्फॉर्मेशन तभी रहेगी जब आप इनको रीड कर लोगे, तो एग्जाम में अगर हल्का सा भी इम्पैक्ट आएगा ना, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। इसलिए इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो आप लॉजिक लगा पाओगे, और एग्जाम लॉजिक से भी पढ़ता है, केवल नॉलेज से नहीं, ठीक है। और हम इसे कहते हैं मैड, MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज, ठीक है, मैट, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब जो एक है, ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक। हमने यहाँ स्कीम पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि 3 से 4 स्कीम्स हमेशा आती हैं, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रूरल एरिया से है, और पर्टिकुलरली वुमेन के एम्पावरमेंट से है, और वुमेन यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, ऊपर से रूरल फेवरेट है।
और ये स्कीम बहुत पहले से चली आ रही है और ये स्कीम अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें और अब बहुत ज़्यादा चेंजेस रूरल एरिया में लेके आ रही है ये, ठीक है। क्योंकि रूरल एरिया की समझ लीजिए आप फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है वुमेन का और जो रूरल फैमिली का है, हाउस होल्ड का है, वो चेंज हो रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम से। दीनदयाल अंत्योदय, अंत्योदय मतलब एक जो लास्ट में भी कोई में जो लोग खड़े हुए हैं उनका भी उदय होना, उनकी भी एम्पावरमेंट करना। नेशनल रूरल रूरल मतलब ग्रामीण लेवल पे लाइवलीहुड मतलब रोजगार मिशन। तो अब कैसे होता है इसमें? तो देखिए इसमें करते क्या है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक वुमेन्स की गांव में एसएफजीज बना देती है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल चलता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है। ठीक है, तो वुमेन क्या करती हैं, अब आपको भी पता है कि विलेज लेवल पे रोजगार की इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। केवल या तो वो मनरेगा के थ्रू हो सकती हैं या तो आसपास कोई फैक्ट्री है वहां हो सकती हैं, और फैक्ट्री इतनी होती नहीं है, ठीक है। और वुमेन के लिए रोजगार भी आज के समय में जरूरी है, क्योंकि अगर वुमेन एम्पावर है फाइनेंशियली तो उसके बच्चे और फैमिली भी होगी, ठीक। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एसएचजीज मॉडल लेके आई। एसएचजीज में क्या होता है कि 4 महिलाएं इकट्ठा होकर के कलेक्टिवली क्या करेंगी, एक क्या करेंगी, एक सेटअप करेंगी, बिजनेस को छोटा सा बिजनेस करेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इस बिजनेस को प्रमोट करेगी और इसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। लखपति दीदीज आपने सुना होगा, लखपति दीदीज नहीं सुना है तो इसको सर्च कीजिए गूगल पे अभी। गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है और वो इसी स्कीम के अंदर ही प्रमोट कर रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री खुद इसको ऊंचे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे, और रूरल एरिया में जा करके प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फ्लैगशिप स्कीम है ये, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज अ फ्लैगशिप, मैंने बोला ना। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ग्रामीण लेवल पे जब महिलाओं को रोजगार मिलेगा, इससे 4 से 10 से कितनी भी महिलाएं इकट्ठा होकर के जब खुद का कुछ काम करेंगी, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इन्हें मार्केटिंग प्रोवाइड करेगी। जब ये लोग, जैसे सपोज कीजिए कैसे ये फंक्शन करता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि 10 औरतें एक गांव की हैं, इकट्ठा हुई, ठीक। इन्होंने सोचा कि हम एक कपड़े का बिजनेस करते हैं, कपड़े सिल करके पास के शहरों में बेचेंगे, ठीक। पास के शहरों में बेचेंगे, तो कपड़े का बिजनेस करेंगे, कपड़े सिल के बेचेंगे। 10 औरतें काम कर रही हैं। अब इन्हें कई चीजों की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पैसों की जरूरत पड़ेगी मशीन्स को खरीदने के लिए, ठीक। साथ में मार्केट चाहिए जहां ये बेच सके, ठीक है। साथ में फाइनेंशियली इनको कई सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई कैसे चीजें होंगी, बैंक में कैसे काम है, तो इन सब चीजों का इन्हें बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अगर किसी ने ये आइडिया ये आया है किसी के माइंड में और ग्रुप ऑफ वुमेन ऐसा कुछ कर रही है, तो गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करेगी, इन्हें मार्केट प्रोवाइड करेगी, इन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगी इनका। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करेगी, इनका बैंक अकाउंट खोल देगी। जब बैंक अकाउंट खोल देगी तो इनके लिए बैंक से एक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ से ये लोन भी ले पाएंगे, कलेक्टिव लोन लेंगे, पैसा आने लगेगा। जब पैसा आने लगेगा तो फिर मशीन भी लेंगे, फिर गवर्नमेंट के लिए मार्केटिंग तो एक्सेस कर ही रही है, तो फिर कैसे ये लोग चल जाएंगे ना। एनआरएम इज मोबिलाइजिंग, मोबिलाइज कर रही है रूरल पुअर हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ मतलब खुद के हेल्प कर रहे हैं ये ग्रुप। और याद रखना केवल वुमेन नहीं होता है, मैंने बोल दिया है, तो वुमेन ही नहीं, यहाँ मेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। continuously nurturing and supporting them to take the economic activity till they attain the appreciable rate, increase income period of the time table एंड द पॉवर्टी को हटाने में। और पॉवर्टी को हटाने में ये प्रोग्राम का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और इस मोबिलाइज अब तक 10 करोड़ रूरल वुमेन हाउस होल्ड को कर चुका है, मतलब 10 करोड़ रूरल वुमेन एसएचजी से जुड़ चुकी हैं, ठीक है। एंड इनटू मोर देन 90 लाख एसएचजीज, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90 लाख एसएचजीज अब तक बन चुके हैं और इस 90 लाख में 10 करोड़ वुमेन जुड़ी हैं, बहुत बड़े नंबर हैं ये, इनटू 28 स्टेट एंड 60 यूटीज, ठीक, मिला करके, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू द फैसिलिटिंग द बैंक लोन, मैंने वही कहा ना, बैंक लोन इन्हें मिलता है, तो अब उसमें परफॉर्मेंस क्या है, तो ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया जा रहा है, इनको सोशली मोबिलाइज किया जा रहा है, प्रमोट किया जाता है। कंपोनेंट क्या है दिया इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे मैंने बताया, सस्टेनेबल इनको लाइवलीहुड मिल रही है इससे, सोशल इंक्लूजन एंड सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, और सोशल मोबिलाइजेशन एंड सेल्फ मैनेज एंड रूरल वुमेन का इंपावरमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसमें हो रही हैं, ठीक है। अब किस स्टेट की कितनी सक्सेस हुई है ये इंपॉर्टेंट भी है, डाटा ये भी पूछा जाता है। तो
30 जून 2025 तक की बिहार, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश आर अमंग द स्टेट विथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे ज्यादा जो नंबर है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद हैव अ मोबिलाइज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन हाउस होल्ड इनटू द सिंस इंसेप्शन। उत्तर प्रदेश और बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 3 स्टेट का नाम याद रखना, ये 3 टॉप के स्टेट हैं जिनमें सबसे ज्यादा महिला एसएचजीज बने हुए हैं, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश तो है टॉप में, ठीक, टॉप 3 में है, लेकिन आंध्र प्रदेश एक चीज में टॉप नंबर 1 पे है, वो है आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है बैंक लोन देने की इन सब्जीज को, ठीक है, नेशन वाइड। अब तक 34,83,725 लोन डिस्टर्ब कर चुकी है ये आंध्र प्रदेश। 34,83,725 रुपए, बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ा लोन मतलब इस डिस्पर्स कर चुकी है अब तक। महाराष्ट्र स्टैंड आउट मतलब फर्स्ट स्टैंड कर रहा है, कवरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ महिला किसान, मतलब महिला किसान मतलब जो वुमेन जो फार्मर्स हैं वो कलेक्टिवली जुड़ करके फार्मिंग कर रही हैं और अपने लिए मार्केटिंग और सारी चीजें कर रही हैं, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट है, ये स्कीम्स जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जितनी इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीजें पीआईबी की हैं, ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो ये डेटा सब पीआईबी से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया ना, पीआईबी इज द बेस्ट सोर्स, और पीआईबी यहीं से, पीआईबी से ही मैंने सब उठाया। अब निधि कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। निधि कंपनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सीडीएस एंड सीएपीएफ है पे अभी तक एनबीएफसी पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब निधि कंपनी पे अभी तक नहीं पूछे, और निधि कंपनी इंपॉर्टेंट बहुत है, क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्क होता है वो भी बहुत समझ लीजिए म्यूचुअली होता है, मतलब ग्रुप में ही लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को लेंड करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को ही लेंडिंग करेंगे, आउटसाइड लोगों को मतलब बियॉन्ड मेंबर लेंडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जो लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा मैकेनिज्म है, एग्जिस्ट करता है, तो यू हैव अ नॉलेज अबाउट दैट, और यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। एनबीएफसीज हैं ये, एक टाइप की एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं, ठीक। नंबर 2 याद रखना पॉइंट, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं ये, यस, लीगल स्टेटस है इनका, और एनबीएफसीज हैं ये, ठीक है। प्योरली बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब ये होती क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया ना, 10 लोग इकट्ठा हुए और 10 लोगों ने ये सोच लिया, इसका मैकेनिज्म यही है कि 10 लोग इकट्ठा हुए, 10 लोगों ने क्या किया, अपने अपने पैसे इकट्ठा एक पूल बना लिया पैसे का, इसमें मतलब 20-30 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है। अब मान लीजिए 10 मेंबर में से किसी एक मेंबर को जरूरत पड़ गई पैसे की 2 लाख रुपए, 10 में से एक मेंबर ने कहा कि मुझे भाई 2 लाख रुपए चाहिए। अब ये मेंबर अगर बैंक में जाएगा तो उसको काफी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और काफी मतलब कि उसे बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी, और शायद लोन मिले ना मिले सिक्योरिटी के केसेस में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, अब ये मेंबर है, ठीक है, इस निधि कंपनी का, 10 लोगों की ये कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा कंपनी एक्ट के अंतर्गत, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा, ठीक। तो ये जो एनबीएफसीज है, निधि कंपनी है, अब ये निधि कंपनी क्या करेगी, ये जो निधि है ये क्या करेगी, ये 10 में से इनको एक को 20 लाख में से 2 लाख दे देगी। अब 2 लाख जब दे देगी तो ये 2 लाख ये वापस करेगा बाद में इनको, और इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये अपने इन 10 मेंबर के अलावा किसी को और को लोन नहीं दे सकते, 10 मेंबर को देंगे, कोई और नंबर आएगा, मेंबरशिप ऐड करेगा, पैसा इसमें पूल करेगा, तब वो भी लोन ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। तो इट फॉर्म टू बोरो एंड लेंड मनी टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को ही करेगा। इंक्लूड द हैबिट ऑफ द सेविंग अमंग इट्स मेंबर, इसमें हैबिट होती है, डेवलप हो जाती है, क्या मेंबर मिलकर के, कुछ लोग मिलकर के ही सेविंग करते हैं, तो अपने आप से। और क्या है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट चलता है, सॉरी, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव द लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आरबीआई से लाइसेंस ले, एज देयर इज रजिस्टर्ड विथ द कंपनी एक्ट, क्योंकि ये कंपनी एक्ट से डायरेक्टली पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मेंबर क्या है, मिनिमम 7 मेंबर इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मतलब मिनिमम इतने तो होने चाहिए 7 मेंबर, उसके बाद मैक्सिमम आप रख लो। एंड विच 3 मेंबर मस्ट बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब 3 डायरेक्टर होंगे कंपनी के, डायरेक्टर होंगे कंपनी, और ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है, पता है, बिजनेसमैन बना लेते हैं ऐसे, 10 बिजनेसमैन इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक पैसे पूल कर लिए, निधि कंपनी बना दी, आपस में पैसे वो लेते जा रहे हैं उसमें से जब उनको जरूरत पड़ रही है। तो
मिनिमम 7 मेंबर से स्टार्ट किया जाता है और उसमें से 3 मेंबर डायरेक्टर होंगे कंपनी के। इट कैन नॉट डील विद द चीट फंड, और बस ये पॉइंट याद रखिए कि ये चीट फंड से डील नहीं कर सकते हैं, और लेंडिंग लीजिंग फाइनेंस नहीं कर सकते, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग फंड टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट मेंबर। किसी और से डिपॉजिट और फंड नहीं दे सकते हैं ये एक्सेप्ट मेंबर। ठीक है, ये पॉइंट ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके सीडीएस में और सीएपीएफ दोनों में ही ट्राइब्स बहुत आती हैं, जो ट्राइब्स मेनली न्यूज में होती हैं, और स्पेशली पीवीटीजीज क्या होते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स गवर्नमेंट इन पे बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, और साउथ की और मेनली हिली एरियाज की, क्योंकि ट्राइब मेनली साउथ और आपको ये छत्तीसगढ़ और इनमें जगह में ज्यादा मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ मिलेंगी और कुछ वो हिली रीजन में मिलेंगी। ठीक है, तो इनमें फोकस यूपीएससी का बहुत है। ऐसे ही एक ट्राइब न्यूज में थी, कोरगा ट्राइब। और कोरगा ट्राइब न्यूज में क्यों थी? क्योंकि क्योंकि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, और इसको रिसेंटली, ये तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत अननेसेसरी न्यूज होती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, क्यों न्यूज में थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, बट को ये जरूर याद रखना है, पेपर में ये पूछ लेगा कि ये टाइप कहाँ पे है, ये ट्राइब कहाँ पे है, लोकेशन इसका, और ये पूछ लेगा क्या ये पीवीटीजीज है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप। वल्नरेबल से आप समझ रहे हैं ना, ये पर्टिकुलरली कौन सी ट्राइब है? वल्नरेबल मतलब ये बहुत वल्नरेबल है, और इसके मतलब इसके कल्चरल और इसका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत बैकवर्ड है। ठीक है, सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली। तो इस लेवल पे इनको वल्नरेबिलिटी को इनके टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली ट्राइब्स का एक ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो उन्हीं ट्राइब में ये कोरगा ट्राइब भी है। गवर्नमेंट ने कई सारी ट्राइब को इनमें इंक्लूड किया पीवीटीजी ग्रुप में, ट्राइबल ग्रुप में। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बहुत सारी ट्राइब्स हैं, 700 के आसपास हैं, उनमें से एक ये कोरगा भी हैं। ठीक है, बहुत सी ट्राइब है इंडिया में, 700 को पीवीटीजीज में ग्रुप में ज्वाइन किया गया। अब तक 700 पीवीटीजीज हो चुके हैं, उनमें से एक ये है, और न्यूज में थी, और ये पहले भी बहुत आ चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। और ये कहाँ की हैं? दक्षिण कर्नाटका की हैं। कहाँ से है याद रखिएगा ये बस, कि और ज्यादा याद नहीं रखिएगा। ठीक है, अब ये दूसरा है, आपको जैसे पता है कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आप मानेंगे नहीं, सीडीएस एंड सीएपीएफ में 2-3 क्वेश्चन बजट से आए हैं, सीडीएस में भी 2 क्वेश्चन बजट से आए हैं। ठीक है, प्योरली, और उनमें से 2, हाँ, सीडीएस में भी 3 आए थे और सीएपीएफ में 3 आए थे। और उनमें क्या था कि 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, फैक्चुअल थे, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछ लिया, कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही सेस और सरचार्ज आपको पता होना चाहिए, इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्यों है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो हम होते हैं, तो उन्हीं से इनकम टैक्स में एक स्लैब रेट्स होते हैं कि भाई इतने 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 रेट्स का होता है। अब तो गवर्नमेंट ने स्लैब रेट्स को कम भी कर दिया, और जीरो जो आपका सबसे बड़ा स्लैब रेट्स था उसको हटा भी दिया है। ठीक है, तो सेस क्या है और सरचार्ज क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेस जो होता है, सेस टैक्स ऑन टैक्स है, आपको याद रखना है। सेस क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जो आप टैक्स देते हो ना किसी भी चीज को खरीदने के लिए। मान लीजिए आप एक बिस्किट खरीदा आपने, उस बिस्किट में गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगाया है, ठीक, जितना भी टैक्स लगाया हो, 5% जीएसटी लगाया हो, जितनी भी लगाया हो, लेकिन इसी टैक्स पे गवर्नमेंट एक सेस भी लगाएगी, जो 0.1% हो या किसी भी चीज पे हो। मतलब टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लग रहा है, दैट टैक्स नेम इज सेस टैक्स। ठीक, अब ये सेस टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट? इस सेस टैक्स को लगाती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब वो पर्पस क्या हो सकता है? वो पर्पस हो सकता है कृषि कल्याण करना है उनको, उनको स्वच्छ भारत में पैसा खर्च करना है, एजुकेशन में पैसा खर्च करना है, हेल्थ में पैसा खर्च करना है। इन सब चीजों में पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को अलग से फंड चाहिए ना। उस फंड को क्या करते हैं? टैक्स के ऊपर एक टैक्स और जोड़ देते हैं, इस नाम से कि एजुकेशन सेस लगा हुआ है इसके ऊपर, एजुकेशन। हेल्थ सेस लगा है क्योंकि हमको जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, जन आरोग्य योजना है, या आयुष्मान भारत योजना है, उसमें हमको लोगों को फ्री इलाज देना है, तो हम थोड़ा सा सेस लगाएंगे टैक्स के ऊपर, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर हेल्थ सेस लगाएंगे, तो हमको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आएगा, तो उस एक्स्ट्रा पैसा से हम सर्विसेज देंगे। तो सेस पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, और ये टैक्स ऑन टैक्स है। ठीक है, कौन लेविट करता है? तो इंडियन गवर्नमेंट लेविट करती है। याद रखना, कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट्स नहीं करेंगी। और ये टैक्स लायबिलिटीज के ऊपर लगता है, तभी टैक्स और टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक, अब सरचार्ज क्या है? तो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज जो है ये इनकम टैक्स पे लगता है, मतलब हर कोई टैक्स पे नहीं लगेगा। आप बिस्किट खरीदने जाते हो तो उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, उस पे केवल सेस लगेगा। ठीक, सरचार्ज किस पे लगेगा? इनकम टैक्स। आपके पापा अगर गवर्नमेंट में है या प्राइवेट भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा इनकम अर्न करते हैं, तो
आपके उनकी सैलरी में जो टैक्स लगता है, इनकम पे जो टैक्स लगता है, उसके ऊपर एक और चार्ज लगता है, दैट इज द सरचार्ज। ये डिफरेंस याद रखना है कि सरचार्ज इनकम टैक्स पे लगेगा और सेस टैक्स किसी भी पर्टिकुलर टैक्स पे लग जाएगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी छोटा सामान आप खरीदो तो उस पर पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक सेस ठोक देगी। अब ये सब पैसा क्या है, अब ये देखिए, सरचार्ज इज नॉट कलेक्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, ये भी याद रखेगा, किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है इसको। कैन बी यूज फॉर एनी रीजन एज सीन द रीजनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी, उसे जो रीजन लगेगा वो रीजन बता करके इस सरचार्ज को ले लेगी आपसे, आपकी इनकम टैक्स पे। अब ये सारे जो सेस है, सरचार्ज है, कौन लिमिट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पर्पस क्या है बता देती है, और अंडर आर्टिकल 271 में करती है। अब जो प्रोसीड्स हैं जो कलेक्ट किया जाता है सरचार्ज का से, ये सब किए जाते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। मतलब सेस और सरचार्ज का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ये पर्टिकुलरली स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे आपसे कि क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा, मतलब सेस एंड सरचार्ज का पैसा क्या पब्लिक पब्लिक अकाउंट में जाता है, क्योंकि तीन तरह के फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट है, तो तीन तरह के हैं। तो तीन तरह के में से पूछेगा कि कह देगा आपसे चेंज करके कि क्या पब्लिक अकाउंट में जाएगा ये, तो नहीं, पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा। सेस एंड सरचार्ज का पैसा कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये फंड का पैसा क्या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट साथ शेयर करेगी, नहीं, स्टेट साथ शेयर नहीं करेगी। थस द एक्सक्लूसिव डिस्पोजल ऑफ दिस पैसा का यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक है। ये दो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक्स के साथ पता चलिए, एक निधि कंपनी क्या है और एक सेस और सरचार्ज क्या है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, और ये स्कीम्स का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब पोर्टल, जैसे पता है आपको कि पोर्टल बहुत न्यूज में रहता है और पोर्टल यूपीएससी पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ये चीज पढ़ लीजिएगा, ये भुवन बचत पोर्टल है, पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। जिसने डेवलप किया है ये तो नहीं पूछेगा, बस खाली पर्पस पूछ लेगा कि ये किस पर्पस से बनाया गया है। पर्टिकुलरली यूपीएससी यही पूछता है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसको रेड कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, अगेन इसके 10 साल हो चुके हैं, 11वां साल चल रहा है, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2014 को। अब लिखा भी गया है वन बंधु, वन बंधु कल्याण योजना। तो वन में अधिकतर कौन रहता है, अगेन ट्राइब्स, ठीक है। मतलब ट्राइब्स के कल्याण के लिए ही योजना बनाई गई है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे पीआईबी के सारे इन्फोग्राफ लगा दिए हैं, ठीक है। ये भी पीआईबी का इन्फोग्राफ है। और एक जनमान, पीएम जनमान योजना, जिसे अभी रिसेंटली अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, 2024 में अनाउंस की है। इसको भी मैंने, इसकी क्या फीचर है इनको भी ऐड कर दिया, क्योंकि देखिए उनका कोई भरोसा नहीं है वो किस न्यूज किस वे में पूछ लें। यू हैव वेरी बेसिक नॉलेज। अब अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप स्टेटमेंट को देख लोगे, और मैं आपको और सिखाऊंगा कि कैसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट मोल्ड होता है और कैसे आप उससे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। जुड़े रहिए बस। एम्बिशियस स्कीम हैज बीन कंसीडर्ड a comprehensive strategy to address the unique challenges faced by the tribal community in India, which constitute almost 89% of population। ये अगेन एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। 89% पॉपुलेशन हमारी क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। कल को आप पेपर 2 में कुछ लिखोगे सीएपीएफ वाले, आपको पता होना चाहिए, आप जब वेलफेयर की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है, 88.9% है। उनके लिए कौन कौन सी स्कीम लगाई जा रही है, गवर्नमेंट ला रही है, तो वन बंधु कल्याण योजना है, साथ में और कौन सी है, ये एनआरएलएम है, ठीक है, और कौन सी है, और आपकी ये दो स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनमान है, ये सारी स्कीम है, ठीक है, इनके लिए बनाया गया। विथ ओवर द 700 शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्प्रेड अक्रॉस द डाइवर्स रेंजेस फ्रॉम हिमालय टू द अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब हिमालय से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक का 700 से ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने 2 से 3 कई तरह की स्कीम बताई हैं, ठीक है। उनमें से 3 स्कीम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको यहाँ पे ला दिया है, ठीक है। एक है वन बंधु कल्याण योजना, जिसके बारे में ये देखिए आपको दिया गया है 6 स्टेप्स अंदर द वन बंधु कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, तो गांव में ठीक ठाक योजना करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप, देखिए वही आया पीवीटीजीस, गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है पीवीटीजीस। मतलब ट्राइबल ग्रुप में भी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को सेग्रीगेट किया है, वो एक पर्टिकुलरली अलग से एक लिस्ट बनाई है उन ट्राइब की, 700 में से अलग से कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बनाए और उनके लिए अलग से स्कीम बना रहे हैं, पीएम जनमान। तो याद रखिएगा पीएम जनमान जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए है। ये क्या करेंगे, इनके लिए ट्राइबल के लिए रिसर्च करेंगे, इनको स्कॉलरशिप देंगे, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक दोनों, ठीक है। हाई स्कूल से पहले, हाई स्कूल के बाद भी देंगे, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट देंगे इनके लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी वन बंधु कल्याण योजना में काम हो रहा है, ठीक है। इन चीजों को पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। रोड की कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं इनके पास, ठीक है। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कीम, ये भी ट्राइबल एरिया में बहुत चला रहा है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वालिटी एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को देने के लिए ये स्कीम है। इसलिए स्कीम किस लिए है? ये क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को। कौन सी क्लास से? क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, ठीक है, अंडर द न्यू स्कीम। एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश वन EMRS, एक EMRS इन एवरी ब्लॉक हैविंग मोर देन 50% ST पॉपुलेशन। जिन भी स्टेट्स में 50% ज्यादा ST पॉपुलेशन है वहां पे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक की? तो 6 से लेकर के 12 तक की। कौन सी पॉपुलेशन? शेड्यूल ट्राइब, जहां पे भी जिस एरिया में भी शेड्यूल ट्राइब, जिस ब्लॉक में भी शेड्यूल ट्राइब 50% से ज्यादा है वहां पे खोला जाएगा। पीएम जनमान योजना क्या है? कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इनके न्याय के लिए महाअभियान है, तभी इनको कहते हैं पीएम जनमान। ट्राइबल वेलफेयर के लिए देख लीजिएगा इसमें क्या क्या गवर्नमेंट दे रही है। तो का घर देगी, हर घर जल नल से योजना, गांव गांव तक सड़क, हर घर बिजली। मतलब ट्राइबल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी, पानी, घर, सड़क, बिजली और शिक्षा के लिए हॉस्टल, कौशल विकास, ठीक है, ये सारी सबको पोषण, उन्नत आजीविका और दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं रहता है। 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में चल चुका है, 200 डिस्ट्रिक्ट कवर है इसमें, कन्वर्जन मिनिस्ट्रीज हैं एंड 75 पीवीटीजीज कम्युनिटीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। और 11 बेसिक एमिनिटीज दे रहे हैं, यही 11 बेसिक एमिनिटीज हैं जो स्कीम के अंदर देने की बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपने सुना होगा, थोड़ा सा बच्चा है, हाँ थोड़ा सा बच्चा है, बस खत्म। चलिए इसको फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, आपने लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पढ़ा होगा। उस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। आपने, जब मैंने डीपीएसपी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया होगा कि डीपीएसपी में क्या था, कि एक आर्टिकल था 39A, जिसमें ये बात कही गई है, स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है कि स्टेट स्ट्राइक करेगा फॉर दी टू इंश्योर की एक्सेस होल जस्टिस का ऑल पॉपुलेशन एंड फ्री लीगल एड, मतलब फ्री लीगल एड देगा और साथ में इंश्योर करेगा कि जो अपॉर्चुनिटी है जस्टिस की वो सभी तक उसकी एक्सेस हो। इस चीज को देने के लिए एक लीगल सर्विस एक्ट लेके आया, मतलब लोगों तक जस्टिस पहुंचे, वो भी फ्री जस्टिस पहुंचे, ठीक है, जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग महंगे, क्योंकि जानते हैं आप कि न्याय लेना आज के समय में बहुत महंगा है, फीस इतनी ज्यादा होती है, खर्चे इतने ज्यादा होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 39 आर्टिकल यही बात कहता है कि फ्री जस्टिस लोगों तक इंश्योर करना स्टेट की ड्यूटी है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 गवर्नमेंट लेकर आई, जिसके अब 3 साल हो गए हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि दिस डे, अब ये ऑब्जर्व किया जा रहा है लीगल सर्विस डे के तौर पर, अबाउट द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो आपने लोक अदालत भी सुना होगा। ये देखिए लोक अदालत, तो लोक अदालत जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू ही आए हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि लीगल एड देना, इंश्योर करना कि कोई भी सिटीजन सफरिंग कर रहा है इकोनॉमिक एंड द अदर बैरियर्स इज डिनाइड एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग जस्टिस। वेट, ठीक 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 ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर आर्टिकल 39 मैंने बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब ये फ्री लीगल एड किसे मिलेगी? तो फ्री लीगल एड मिलेगी उन लोगों को जैसे SC ST के मेंबर, अगेन ठीक है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग है, डिजास्टर के जो लोग विक्टिम है, वो मेंटली इल हैं, जो डिसेबल्ड हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, प्रिजन पर्सन इन द कस्टडी में हैं, तो उन सभी को मिलेगी। अब एक इनकम रखी गई है, इस इनकम के नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है, जिनकी इनकम इसके ऊपर है उनको ये फ्री लीगल एड भी नहीं मिलेगी। तो एक इनकम बैरियर भी रखा गया है, क्राइटेरिया, तो वो है 5 लाख फॉर सुप्रीम कोर्ट के केसेस में। आप चाहें तो इसको हाई कोर्ट की क्या वो पर्टिकुलर, अब फिलहाल हर एक हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से
एक रखा हुआ है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ के लोगों में हाई कोर्ट में फ्री लीगल एड कितने एक पर्टिकुलर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में मिलेगी, कितने रुपए की इनकम होनी चाहिए, वो अलग अलग हाई कोर्ट का अलग अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मेनली यूपीएससी पूछेगा तो 5 लाख आपको पता होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का ही पूछेगा। जब स्टेट्स का वेरी कर रहा है तो वो मेनली सुप्रीम कोर्ट ही पूछेगा। देखो 5 लाख क्या पता होना चाहिए आपको, कौन कौन सी पॉपुलेशन को मिल रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, सारे वल्नरेबल ही हैं, आप याद रखिएगा। अब जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, इसमें 4 तरह के बनाया है, एक 4 मतलब 4 मोस्टली 4 लेवल पे, अगर ये तालुके लेवल पे मैं हटा दूं तो 4 लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी कमिटीज बनाई गई हैं। पहले सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे पहले जो सबसे ऊपर होता है वो एससी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे एक कमेटी होगी, तो देखिए लिखा सुप्रीम कोर्ट लीगल कमिटी। तो जो लीगल सर्विस सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी तो वो ये कमिटी हैंडल करेगी, सारी सर्विस यही प्रोवाइड कराएगी। कैसे प्रोवाइड कराएगी, ये फंड मैनेज करेगी, और एक फंड बनाया जाएगा, इनकी पर्टिकुलर कमेटी फंड बनाएगी, फंड रेज करेगी और सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराएगी। स्टेट लेवल पे क्या होगा, फिर एससी के बाद क्या आता है, हाई कोर्ट। एक पर्टिकुलर लेवल का स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स होंगे वो हाई कोर्ट करेंगे, तो हाई कोर्ट लेवल पे कम्युनिटी होगी। स्टेट लेवल पे सर्विस, दो नेशनल सर्विस अथॉरिटी और ये स्टेट लेवल पे सर्विस अथॉरिटी जो होंगी वो ये काम करेंगे, तो यहाँ पे ये दो आ जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल कमिटी, और फिर अगर आप तालुके लेवल ब्लॉक लेवल पे जाओगे तो फिर तालुके लीगल सर्विस कमेटी। ये 4 से 5 लेवल पे होती हैं चीजें, ठीक है। अभी स्टेट्स जो है कैन डिसाइड दी थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबिलिटी अंडर द, मैंने वही बताना कि स्टेट डिसाइड करेंगे अपनी थ्रेशोल्ड क्या है, 1 से 3 लाख का चलता है, ठीक है। सीनियर सिटीजन की मिल सकता है फ्री लीगल एड, डिपेंड करता है कि रिस्पेक्टिव स्टेट ने क्या कंडीशन लगा रखी है, ठीक है। फंड रेज किया जाता है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आपने कई बार सुना होगा, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है सीएपीएफ एंड सीडीएस दोनों में कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, कैसे एक्सटेंड करता है। इस पे इस बार क्वेश्चन भी आया है कि एक क्वेश्चन इस पे आया है सीडीएस में कि उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कैसे क्या था कि एक पर्टिकुलर कोस्ट जो कोस्टल एरिया में होगा ये इकोनॉमिक जोन, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, तो उस किस क्राइटेरिया पे बनाया जाएगा, किस क्राइटेरिया पे बनाया जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब याद ये नहीं आ रहा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे बनाया गया है कि कुछ किसी एक इकोनॉमिक जोन पे था। आई विल चेक, फिर उसको मैं बताऊंगा आपको। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और वैसे भी इस पे नॉर्मल क्वेश्चन भी आ चुका है, सीएफएम सीडीएस एंड सीएपीएफ दोनों पे आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो है क्या, देखिए जो हमारे जो एक बीचेस होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये तमिलनाडु का कोस्ट है, ठीक, तमिलनाडु का ये कोस्ट है, ठीक, ये लैंड है, ठीक है। अब ये कोस्ट तक तो हमारी टेरिटरी है, यहाँ तक हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जब 1982 में ये कॉन्सेप्ट आया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, और कब आया, अडॉप्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जब ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया तब ये कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले लोग क्या करते थे, एक्सक्लूसिव लोग कहते थे कि कोई मतलब एक एक्सटेंट डिसाइड नहीं था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होगा। एक्सक्लूसिव मतलब समझते हो ना कि एक्सक्लूसिव राइट है उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस इतने तक की उसके सीमित राइट है उसका, इकोनॉमिक लेवल पे वो कुछ भी चीज उसमें कर सकता है। तो हर एक स्टेट, जब कोई एक लिमिट डिसाइड नहीं थी कितने कितने नॉटिकल माइल होगा, तो हर कोई कहता था कि मेरा 400 नॉटिकल माइल है, कोई कहता था मेरा 200 है, कोई कहता ये है, कोई कहता इतना है उतना है। तो फिर बाद में क्या हुआ, 1982 में यूएन कन्वेंशन बनाया गया लॉ ऑफ द सी, उसमें डिसाइड किया गया कि जो भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और टेरिटोरियल सी कितने नॉटिकल माइल तक होता है, तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, टेरिटोरियल सी केवल 12 नॉटिकल माइल है, और वो देखिए ये इतने तक होता है, मतलब जहां तक पानी थोड़ा सा छिछला आपको मिलेगा तो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी आपको ये दिखेगा। तो वो कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल है। अब 12 नॉटिकल माइल ये, और आगे और 12 नॉटिकल माइल जाओगे तो 12 आगे आगे की जो 12 नॉटिकल माइल होंगे वो क्या होंगे, कंटीजियस जोन होंगे। अब यहाँ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा। तो ये याद रखिएगा कौन सा कितने कितने नॉटिकल माइल तक है, ठीक है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, बस ये इतना याद रखिएगा कौन से कितने नॉटिकल माइल तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कब आया कॉन्सेप्ट, तो 1982 में लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन से आया। कितने नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल है। टेरिटोरियल सी कितने नॉटिकल माइल में मिलता है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक मिलता है। कंटीजियस जोन का कितने कितना मिलेगा, 12 नॉटिकल माइल में मिलेगा,
ठीक है, तो याद रखिएगा। अब मिनमाता कन्वेंशन, तो मिनमाता कन्वेंशन किस पे है, तो इस पे भी देखना जरूरी है कि ये कन्वेंशन किसके बेसिस पे है। तो ये कन्वेंशन किसी बेसिस पे नहीं, कन्वेंशन मेनली मरकरी के यूज पे है। मरकरी मेनली समझ लीजिए आपका इसका बहुत बड़ा रोल है। एक तरीके से समझिए जो इमिशंस होते हैं ना, और उस इमिशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये मिनमाता कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है ये भी याद रखेगा, ये मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी के पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने एक सोर्स दिखाया कि मरकरी के सोर्स क्या है, यूएन की ही ये है। ठीक है, मिनमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, तो इट्स अ ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रिटी। तो सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि ये लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है, जिसे साइन किया गया है था 2013 में, और ये 2017 में फोर्स पे आ चुकी है। ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मरकरी। ठीक है, और ये कब लाया गया, तो ये लाया गया है 2013 में, 17 में इन्फोर्स हुआ। अब ये नाम इसका जो आया है मिनमाता, वो मिनमाता बे ऑफ द जापान। अब यहाँ आपको एक बे का भी इंफॉर्मेशन मिली कि ये मिनमाता बे है एक जापान में, विच सफर दी सेवर एंड डिकेड लॉन्ग मर्करी पॉइजनिंग। मतलब वहां पे एक फैक्ट्री में मर्करी का रिलीज हो गई थी, मर्करी बहुत बड़े लेवल पे रिलीज हो गई थी इन्वायरमेंट में, वहां के पर्टिकुलर लोकेसिटी में, तो वहां पे बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा लाइफ लॉस हुआ और एनवायरनमेंट में बहुत सारा लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सभी देशों ने मिलकर के ऐसी समस्या दोबारा ना हो, ठीक है, ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो, तो एक कन्वेंशन बनाया जिसे कहा मिनमाता कन्वेंशन। और मिनमाता कन्वेंशन में आगे क्या किया गया, मरकरी के पॉल्यूशन को हम रोकेंगे। ठीक है, तो मिड द 20th सेंचुरी में ये हुआ था। ठीक है, 1900 के समय में ये हुआ था। अब तक इंक्लूडिंग इंडिया इसका पार्टी है। ठीक है, 53 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 2017 में ये इन्फोर्स में आ चुकी थी। अब मरकरी क्या है, तो मरकरी GHG से इसका फॉर्मूला है, और ये नेचुरली अकर होता है, मतलब मरकरी नेचुरली मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। इट इज द ओनली कॉमन मेटल दैट इज द लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ये अकेला ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है, तो नेचर, जो नेचुरल सोर्स है इसका वोल्केनिक इरप्शन से आता है, इमिशन फ्रॉम द ओशियन। यहाँ पे देखिए सारे सोर्स को दिया गया है। ठीक है, और माइनिंग एक्टिविटी स्पेशली गोल्ड माइनिंग, सीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मरकरी का सोर्स क्या है, तो गोल्ड माइनिंग मरकरी का सोर्स है। मरकरी का फॉसिल फ्यूल से भी निकलता है, मेटल एंड सीमेंट के प्रोडक्शन से भी निकलता है। सीमेंट एंड मेटल का प्रोडक्शन होगा तो उसमें से भी मरकरी आपको मिल जाएगा, गोल्ड माइनिंग में भी मरकरी मिल जाएगी। और ये सभी तभी तो कह रहे हैं ना, नेचुरली अकर होता है, ये बनाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए। अब आदित्य L1 का है कि इन्होंने ट्रैक किया है कोरोनल मास इंजेक्शन, एक ट्रैक किया है। ठीक है, तो लार्ज लेवल पे डेयर किया है। ठीक है ना, तो आदित्य L1 के बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सन के कोराल जो कोरोना है, और उसकी जो सन की जो पूरी कहते हैं कि सन कैसे मूवमेंट करता है, सन के बारे में मतलब जो स्टडी करना है, वो ये इस मिशन का यही एम है। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन सोलार मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन है, सोलार मिशन है। वर्क क्या है, सन को स्टडी करेगा। ठीक है, सन को स्टडी करेगा। टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। और डिप्लॉय कहाँ किया गया, तो लैंग्वेज पॉइंट 1 पे डिप्लॉय किया गया है, वेयर इट कैन बी व्यू द सन विदाउट एनी क्लिप्स एंड लाई बिटवीन द सन एंड अर्थ। ये L1 देख रहे हो आप, लैंग्वेज पॉइंट 1। ये लैंग्वेज पॉइंट 1 कहाँ पर है, लैंग्वेज पॉइंट 1 आपके सन और अर्थ के बीच में है। अब लैंग्वेज पॉइंट क्या होते हैं, तो याद रखिए लैंग्वेज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो ग्रेविटी होती है ना, वो कैंसल आउट हो जाती है, मतलब वहां पे ग्रेविटी का यूज नहीं, मतलब ग्रेविटी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऐसे हमारे सन और अर्थ के आसपास जो मिलता है, वो 5 लैंग्वेज पॉइंट मिलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आसपास। सोलर सिस्टम के आसपास एक लैंग्वेज पॉइंट 5 है, जो यूं देखिए, यूं जो बन रहा है, ये लैंग्वेज पॉइंट है, और एक पीछे है ये, और एक ये है। तो लैंग्वेज पॉइंट 3 है, लैंग्वेज पॉइंट 2 है, लैंग्वेज पॉइंट 4 है, 5 है, मैंने बता दिया, और एक ये 1 है। ठीक है, तो ये पोजीशन इनकी ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है। और इनमें क्या होता है, यहाँ पे भी आपको सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी नहीं महसूस होगी। यहाँ पे भी सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटी, मतलब दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडी है उनके बीच में ग्रेविटी नहीं महसूस होगी। यहाँ पे भी नहीं महसूस होगी, यहाँ पे भी नहीं महसूस। तो आप कोई भी, जब ग्रेविटी नहीं होगी तो खिंचाव नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा तो फिर, हेलो, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस आ गया। ठीक है, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ।
ये ये लैंग्वेज पॉइंट 1 है, जहाँ पे आप मतलब इन लैंग्वेज पॉइंट्स में यही समझिए जहाँ पे यहाँ पे ग्रेविटी जो सन कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी होती है तो वहाँ पे ग्रेविटी कैंसल आउट हो जाती है, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब ये लैंग्वेज पॉइंट में ही क्यों इसको रखा गया है, इसलिए रखा गया क्योंकि ग्रेविटी कैंसल आउट हो जाएगी, स्टेबल तरीके से ये यहाँ पर स्टडी कर पाएगा सन को। अदरवाइज ग्रेविटी होती तो कहीं यहाँ पे मूव करता, कभी इधर ग्रेविटी में तरफ भागता, ठीक है, और फ्यूल अलग कम लगता है। जब ग्रेविटी कैंसल आउट होती तो इसको सस्टेन करने के लिए अपने ये एक्सेस में ये घूमता रहेगा और स्टडी करता रहेगा, ठीक है, और इससे में फ्यूल भी कम लगेगा, क्योंकि जब ग्रेविटी ज्यादा होती है ना तो ग्रेविटी से बचने के लिए उसको फ्यूल लगा कर आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो ग्रेविटी भी कम लगेगी। जब ग्रेविटी कम लगेगी तो ग्रेविटी होगी नहीं तो फ्यूल भी कम होगा, फ्यूल कम होगा एक जगह स्टेबल रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी है नहीं। तो ग्रेविटी ना होने के 5 एरियाज हैं सोलर सिस्टम में, और उन 5 एरिया में ग्रेविटी होती नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं होती तो फ्यूल कम लगता है और स्टेबल रहता है। हम किसी भी एयरक्राफ्ट को भेजेंगे, किसी भी मिशन को भेजेंगे तो वो मिशन वहां पे पर्टिकुलरली लैंग्वेज पॉइंट में रह करके उसको स्टडी कर पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और आदित्य L1 कहाँ पे है, तो लैंग्वेज पॉइंट 1 पे है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा, L1 है वो सन की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। कॉस्ट कितनी, ये सब चीजें देख लीजिएगा। मलाबार एक्सरसाइज है, लैंग्वेज पॉइंट मैंने बता दिया है। और लैंग्वेज पॉइंट जो 2 है ना, ये सोलार, ये समझ लीजिए यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है और यहाँ पे सन की जो हीट है और अर्थ का जो शेडो है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो लैंग्वेज पॉइंट 2 किसके लिए है, यूनिवर्स के स्टडी के लिए। अगर आपको यूनिवर्स स्टडी करना है तो लैंग्वेज पॉइंट 2 में आप जाइए। अगर आपको सन को स्टडी करना है तो लैंग्वेज पॉइंट 1, तो 1 एंड 2 का मोस्टली पूछा जाता है। और याद रखिएगा सन के लिए स्टडी करने के लिए ये लैंग्वेज पॉइंट 1 बहुत बेटर है, ठीक है। और 2 यूनिवर्स के स्टडी करने, क्यों, क्योंकि हीट सन की नहीं होती है वहां पर, प्लस अर्थ का शेडो नहीं होता है, ठीक। इसको देख लीजिएगा, यहाँ लैंग्वेज पॉइंट का बहुत बात बताया गया है, ठीक है। तो मलाबारी साइज है किसके किसके बीच में है, तो इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन सी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ऑफ अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। अब शरावती पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये जो PSHS प्रोजेक्ट है ये शरावती रिवर में लगाया गया है, ठीक है। अभी ये प्रपोज्ड किया गया है, ठीक है। अब पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट है, देखिए पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट एक अलग टाइप का प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए ये ऐसे रिवर आ रही है, ठीक है, ये अपर स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। तो हम क्या करते हैं, 3 लेवल पे हाइड डैम्स बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक। अपस्ट्रीम में बनाएंगे और डाउन स्ट्रीम में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, मान लीजिए इसका मेनली यूज जो क्या है ना था कि पम्प्ड, एक तो पम्प्ड है और प्लस स्टोरेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पम्प्ड और हाइड्रो एक स्टोरेज का इनका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये होते हैं, ठीक है, मतलब वाटर तो आपका ये रिजर्व करेंगे करेंगे ये सारे, और साथ में एक काम और करते हैं ये, जिनके लिए स्पेशली इनका यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि पर्टिकुलरली गर्मी में एक सीजन में क्या होता है, वो भी स्पेशली डे के समय में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा नीड होती है, मतलब आपकी इस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो पर्टिकुलरली कुछ आवर्स के लिए जब आपको इस इलेक्ट्रिसिटी की पीक आवर्स आते हैं तो उस पीक आवर्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए होती है। क्या कर सकते हो, ऐसे तो नॉर्मली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पानी आ रहा है, जनरेट हो रही है, आपको ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, वाटर विल पम्प्ड अप हिल, वाटर ऊपर पंप्ड कर दिया जाएगा, मतलब जो ऊपर अपस्ट्रीम में जो डैम बना है डाउन स्ट्रीम से ऊपर भेज दिया जाएगा, पंप्ड करके। कैसे, पंप्ड करके फिल में भेज दिया जाएगा, फिल में यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ भेजेगा। नदी मान लीजिए पहाड़ों से ऐसे नीचे तरफ आ रही हो, हमने वहीं पे बनाया है। अब क्यों भेज दिया गया है, क्योंकि पीक आवर नहीं है अभी, तो हमने पानी ऊपर भेज दिया। जब पानी ऊपर भेजा तो हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी ऊपर पंप करने में। अब इसे दोबारा ऊपर से नीचे रिलीज किया जाएगा, प्रेशर से रिलीज होगा, डाउन हिल में दोबारा रिलीज किया जाएगा। तो ये क्या कर देगा, जब बहुत तेजी से नीचे रिलीज होगा ना, जब हमें पीक डिमांड होगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा कि बहुत तेजी से पानी ऊपर से नीचे आएगा। पहले हमने पंप कर दिया जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं है, ठीक, ऊपर रह गया, स्टोर हो गया पानी, जब हमें जरूरत पड़ी हमने तुरंत उसको रिलीज कर दिया, तेजी से रिलीज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमें चाहिए थी उतनी और जनरेट हो गई, नॉर्मल लेवल से ज्यादा जनरेट हो गई। तो पंप स्टोरेज है, किस पे बन रहा है, ये श्रावस्ती रिवर पे बन रहा है। ऑलरेडी दो डैम हैं, उनके नाम ये देखिए दिया गया है, एग्जिस्टिंग 2 है,
तालाकलेबर डैम है और गरसोपा डैम है, ठीक है, इनके नाम दिया गया है। श्रावस्ती रिवर कहाँ पे है, तो ये इसके देख लिएगा कि वेस्टर्न कर्नाटका में है, ठीक है। ये वन ऑफ द फ्यू रिवर है जो इंडिया के वेस्ट में फ्लो करती है, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑन इट वे द श्रावस्ती फॉर्म अ जॉग फॉल्स, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती पे ही जॉग फॉल्स बनते हैं। ये न्यूज में ये क्यों पूछा गया, वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, वेयर द रिवर फॉल द हाईएस्ट, इतना, ठीक है। एक तो ये वेस्टर्न है, मैंने सारी वेस्टर्न जो वेस्ट में जिनका क्या होता है डायरेक्शन में फ्लो करती है रिवर इंडिया की वेस्टर्न घाट में, मैंने उनको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। आप इनको देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आने चांसेस है। मेजर ट्रिब्यूटरीज इनके दे दिया गया, ट्रिब्यूटरीज इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लेकिन ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। पिपरारा जेम्स ये देख लीजिएगा, अभी जो मोदी जी थे तो प्राइम मिनिस्टर भूटान की यात्रा में गए थे, तो पिपरावा जो जेम्स हैं उसको उत्तर प्रदेश के जो पिपरावा है वहां से इन्होंने इस जेम्स को लेकर के ये भूटान में वहां पे इस्टेब्लिश किया, वहां पे मतलब लेके गए हैं, वहां पे इसको कुछ मतलब कहते नहीं है कि वहां पे एक बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है और बुद्धिस्ट जो एक श्रेन है वहां पे इसको इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो दिस द पिपरावा रिलीक्स द कलेक्शन ऑफ द सैक्रेड आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड इन द 1898 पिपरावा सूत में उत्तर प्रदेश में। इट इज द साइट बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद द एंशियंट कपिल वस्तु, ठीक है। एंशियंट याद रखिएगा, ये जो जेम्स होते हैं, जेम्स देख रहे हैं ना, ये सारे जेम्स हैं, पिपरावा जेम्स। तो ये मेनली कहाँ पे थे, ये मेनली मिले थे होमलैंड ऑफ द गौतम बुद्ध, कहाँ, कपिल वस्तु में थे, ठीक है। अब इनको अनअर्थिंग किसने किया था, तो ब्रिटिश कॉलोनियल इंजीनियर विलियम, इन्होंने किया था, ये चीज याद रखिएगा, पूछ लेते हैं, ठीक है। पोर्शन ऑफ होली पिपरावा रिलीक्स लॉर्ड बुद्धा ब्राउट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लाया गया सैटरडे, कहाँ पर, थिम्पू प्रोमिनेंट मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री क्या है, ये भूटान की एक मोनेस्ट्री है, थिम्पू प्रोमिनेंट मोनेस्ट्री जो है वहां पे इसको सीट किया गया है, ठीक है। बुद्धास भूटान की हाईएस्ट स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, कहाँ, थिम्पूस की प्रोमिनेंट मोनेस्ट्री में, ठीक है, बुद्धा की। अब ये मेनली उत्तर प्रदेश में पिपरावा जो स्तूप है वहां से इसको भूटान लेके जाया गया, ठीक है। अब ये कॉर्पोरेटिव है, मैं इस पे पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेटिव का भी कुंभ मेला लगा था तो उसके बेसिस पे है, ठीक है। याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सहकार डीजी पे, सहकार डिजी लॉकर, तो कॉर्पोरेटिव बैंक में भी अब ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको देख लीजिएगा। मित्र रक्षा आपकी एक्सरसाइज है किसके किसके, इंडिया श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे, कर्नाटका में हो रही है, कर्नाटक कहाँ, बेलगो में होती है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड का देख लीजिएगा कि ये फंड कब स्टैब्लिश किया गया, तो 2008 में स्टैब्लिश किया गया है। रिसेंटली क्या है कि स्पेन और जर्मनी ने कमिटमेंट किया कि ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा डालेंगे, ठीक है। कब, ये कॉप 30 में ये क्लेम किया है, ठीक है। इथोपिया न्यूज में था क्योंकि इथोपिया में क्या है, इथोपिया होस्ट करेगा कॉप 32। कई बार ये पता ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी कॉप 30 हुआ है ब्राजील में, तो कई बार पूछ सकते हैं कि कॉप 32 कहाँ होगा, ये पूछ सकते हैं, सीक्वेंस में दे देंगे कि बताइए सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि कॉप कहाँ कहाँ होगा, आपको याद होना, आपको 30 पता है, 32 पता है, तो आप बीच का अज्यूम कर लोगे, मतलब लगा लोगे अंदाजा। अब ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाई गई है, मतलब सॉरी तमिलनाडु ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी कहाँ पे स्टैब्लिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दंशुक खोदी में की है, ये याद रखिएगा। लोकेशन कहाँ है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव गल्फ ऑफ मन्नार में है, ठीक है, और दंशुक खोदी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी स्टैब्लिश कर दिया है, और ये इसकी जो सेंचुरी मेनली होती है सलाइन एंड अल्काइन वाटर में होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये आपको तमिलनाडु में दिख रहा है, तो तमिलनाडु से लेकर के ये आपको साउथ अफ्रीका के ये ओसियन लेवल पे, और यूएसए, इनमें आपको यूरोप के इनमें इनका रेंज स्पैन दिख जाएगा, मतलब यहाँ यहाँ आपको ये ग्रेटर फ्लेमिंगो दिखेंगी, ठीक है। एक्साइज आपको जो एक्सरसाइज आपको मिलेगी ये सिक्स इंडियन आर्मी, और ये एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन और वियतनाम की आर्मी के विनबैक्स शॉर्ट फील्ड हनोई में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था तो मैंने इस पे अभी पोस्ट भी डाला था, तो डेविस स्लेजी को स्लिम वॉन किया है 2025 में बुकर प्राइज फॉर इज नोवेल फ्लैश में। इट इज द 6th वर्क इसका है फिक्शन, एंड बिकम द फर्स्ट हंगरियन एंड ब्रिटिश ऑथर, ठीक है। अभी रिसेंटली जो अपॉइंट किया गया है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, किसे किया गया है, अपॉइंटमेंट आते हैं, अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे किससे कौन कौन कहाँ कहाँ अपॉइंट हुआ है, तो सर्गियो गोर को अपॉइंट किया गया है इंडिया का यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मनमाता कन्वेंशन में देख लिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली
जिससे रिलेटेड करता है वो ओजोन लेयर के डिप्रेशन से रिलेट करता है। जब ओजोन लेयर का डिप्रेशन चल रहा था, तो उस डिप्रेशन को रोकने के लिए एक सभी कंट्रियों ने मिल करके एक प्रोटोकॉल बनाया। उसी प्रोटोकॉल को मतलब उसको डिप्लेट को रोकने के लिए, तो उसी को मोंट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल सब्सटेंस डिलीटेड ओजोन लेयर, फिर मोंट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीड इन द, तो ये भी याद रखेगा। कब ये एंटर हुआ? तो 1 जनवरी को ये एंटर किया था, मतलब इन्फोर्स हो गया था। प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, मोंट्रियल प्रोटोकॉल एम टू रिड्यूस द प्रोडक्शन and the consumption of the ozone depleting substances, and thereby reducing the abundance and the ozone earth layer. Montreal Protocol is the widely recognized as the most successful. Hello. It is established as the mandatory timeline for the phase out the ozone depleting substances. ठीक है, टाइमलाइन भी क्या करता है, और 97 कंट्रीज इसमें हैं। ठीक है, वियना कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है, यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है। ओजोन डिप्लेटिंग आप ये देख लीजिए, सब्सटेंसेस मोटोकॉल प्रोटोकॉल में जो हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा 98%। ठीक है, इनको देख लीजिएगा, आप इनको रीड कर लीजिएगा मेनली। ठीक है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल इनके बीच में है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा है। कि गाली एग्रीमेंट क्या है? कि गाली जनरली ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उस पे है, और मोंट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में है। तो ये किस सब्सटेंस, कौन सा प्रोटोकॉल किस सब्सटेंस को करता है, ये देख लीजिएगा। ये CO2 और मीथेन और नाइट्रोजन को करता है, और ये CFC को करता है मोंट्रियल प्रोटोकॉल। कमिटीज जो बिल्ड है इन पे देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटीज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये देख लीजिएगा। कि गाली एग्रीमेंट में मैंने यहाँ पे दे दिया, इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये क्रायोस्फेयर है। क्रायोस्फेयर का इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव रिलीज किया गया है। ठीक, अब उसमें क्या है क्रायोस्फेयर क्या है? कि क्रायोस्फेयर किस, एक्चुअली पहले आपको ये पता नहीं क्रायोस्फेयर है क्या। तो क्रायोस्फेयर में 5 चीजें आती हैं, और वो सारी वाटर, जहां से वाटर का सोर्स होता है ना, वो सारी चीजें क्रायोस्फेयर कहलाती हैं। क्रायोस्फेयर न्यूज में थी, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछ लेगा क्रायोस्फेयर क्या है। तो क्रायोस्फेयर आपको पता होना चाहिए, आइस शीट क्रायोस्फेयर है, माउंटेन ग्लेशियर्स क्रायोस्फेयर, क्योंकि माउंटेन ग्लेशियर्स से भी पानी निकलता है। आइस शीट में भी वाटर होता है, स्नो में भी वाटर होता है, पोलर ओशियंस में भी है, सी आइस में भी है, परमाफ्रॉस्ट में भी वाटर है। जहां जहां वाटर है वो क्रायोस्फेयर है। मैंने ये देखिए लगा दिया है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल वन हेल्थ मिशन। अब वन हेल्थ का यहाँ मतलब समझते हैं आप। वन हेल्थ का मतलब ये है कि एक हेल्थ, वन हेल्थ मतलब सबकी हेल्थ इंटीग्रेटेड है। वन हेल्थ अप्रोच कैसे? एनिमल, सबकी हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रखनी है, तो आपको एनिमल्स की हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी देखा होगा, कोविड जब स्प्रेड किया था, तो वो लोगों से स्प्रेड कर रहा था। और कई बार आप देखोगे तो, जैसे मान लीजिए, कई तरह की बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, जो एनिमल से ही स्प्रेड करता है। जब अगर हम एनिमल्स का केयर करेंगे, तो वो वायरस या इन्फेक्शन ह्यूमन में नहीं आएगा। ठीक, ह्यूमन में नहीं आएगा तो अलग चीज नहीं होती। देखिए, ये जगह वन हेल्थ का यहाँ दिया गया कि एक दूसरे की हेल्थ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये चीज वही यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, ये इंप्लीमेंट कौन एजेंसी कर रही है, तो ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।